है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और पूजा त्रिपाठी। फिच ने जिस तरह से अमेरिका की रेटिंग घटाई है, क्रेडिट रेटिंग, उसके चलते पूरे ग्लोबल बाजारों में नर्वसनेस है और उसकी जद में भारतीय बाजार भी आ रहे हैं। इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास कारोबार हो रहा है। निफ्टी में गिरावट बढ़ गई है। 15,600 का जो एक अहम सपोर्ट माना जा रहा था वो सपोर्ट आज टूटा है और इस वक्त 150 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं कि निफ्टी में है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 380 अंकों के आसपास की कमजोरी, यानी कि निफ्टी बैंक में आज एक समान पैटर्न पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स थोड़ा सा उसे देखना जरूरी है क्योंकि 5% के आसपास का उछाल है, 11 के आसपास का स्तर है इंडिया विक्स का। और अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आपको निफ्टी में बहुत कम ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको तेजी आज होते हुए दिखाई देगी और कोई भी शेयर 1% ऊपर आज नहीं है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करीब करीब 1% के आसपास की है डिवीज लैब में। उसके अलावा अडानी ग्रुप के शेयरों में हम शुरुआती जो तेजी देख रहे थे वो तेजी अब हवा हो गई है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट में बढ़िया तेजी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक सपाट सा कारोबार हो रहा है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो जो ग्लोबल बुरी खबरों से जो शेयर इंपैक्ट होते हैं वहां पर असर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये शेयर आज कमजोर हो रहे हैं क्योंकि मेटल का है ग्लोबल लिंकेज। और अगर कहीं ना कहीं रिसेशन की अगर आशंकाएं अगर गहराती हैं, हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इसको खारिज किया है कि ये सारे के सारे जो आंकड़े उठाए थे एसएनपी ने वो पुराने थे और उसके आधार पर क्रेडिट रेटिंग घटाई है अमेरिका की। हालांकि अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट थोड़े से कमजोर जरूर हुए हैं और उसकी वजह से देखने की भारतीय बाजारों पर भी उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जरूर हमें देखने को मिल रहा है। 19,585 है निफ्टी का स्तर और 45,000 को होल्ड करने की कोशिश में है निफ्टी बैंक। 45,200 के आसपास कर रहा है कारोबार। यूरो स्टॉक्स में पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं, इसके बाद बाजार पर व्यू लेंगे और आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया का पता भी है आपकी स्क्रीन पर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम @ET9 स्वदेश पर जाकर आप अपनी क्वेरीज वहां पर हमें पोस्ट कीजिए और हम कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों को शो में शामिल करने की। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के कपिल शाह। गौरांग जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। कपिल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 19,600 टूटना कपिल कितना बड़ा संकेत है और क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को? जी, बेसिकली पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट का एक काफी एक रेंज बाउंड रहा हुआ है। ऊपर में हमें 19,850 के यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिले थे और कंसिस्टेंटली नीचे में हमें 19,600 से लेके 19,550 के कहाँ ना कहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल मार्केट के देखने मिल रहे हैं। जो कि जैसे कि आज हमें एक ग्लोबल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि फिच की जो एक डाउनग्रेड रेटिंग है, हाउएवर वो एक इवेंट चेंजर नहीं है कि जहां से मार्केट की पूरी डायरेक्शन चेंज आएगी, लेकिन हाँ, उसका एक नी जर्क रिएक्शन हम अभी देख पा रहे हैं। मार्केट अभी अपने निचले सपोर्ट लेवल पे है। अगर मार्केट यहाँ पे 19,550 का लेवल ब्रीच करता है और मार्केट पहले से ही काफी ओवर एक्शन हो गई है, 20,000 के लेवल के एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल को भी टेस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ यहाँ पे होना लाजमी बनता है। तो 19,550 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये लेवल अगर नीचे ब्रीच करता है तो नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल निफ्टी का कहाँ ना कहाँ पे 19,300 के यहाँ पे आता है। इसमें एक बात ये तय हो जाती है कि अभी मार्केट का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ ना कहाँ पे 19,850 का बन चुका हुआ है। तो फ्रेश अपसाइड मोमेंटम अगर हमें कुछ एक्सपेक्ट करना होता है तो उसके लिए पहला पड़ाव बायर्स के लिए, बुल्स के लिए 19,850 को क्रॉस करना रहेगा। एट दिस पीरियड मोमेंटम साइडवेज टू नेगेटिव स्ट्रक्चर रहा हुआ है। 19,550 के नीचे और सेलिंग प्रेशर आ सकती है 19,300 तक के लिए। ठीक है, तो कपिल के निफ्टी पर ये व्यू, एक जरा फंडामेंटल व्यू ही ले लेते हैं क्योंकि गौरांग सर हमारे साथ हैं। गौरांग जी, आप चूंकि अब नतीजों का सीजन करीब करीब खत्म हो चला है, मिड कैप में हमने अच्छी रफ्तार देखी है, रिकॉर्ड हाइस पर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो अपने ऊंचाई से, रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 400 अंक नीचे आ गया है। और आज फिच ने जो रेटिंग घटाई है अमेरिका की, उसके चलते थोड़ी सी घबराहट जरूर है। हालांकि अमेरिका की तरफ से सफाई भी आ गई है कि पुराने आंकड़े हैं और फिच के जो रेटिंग घटाने की के पीछे की जो वजह हैं या फिर उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं अब वो थोड़े सैद्धांतिक दिखते हैं अमेरिका जैसी इकोनॉमी को लेकर। आप ये बताइए कि आज की कमजोरी को आप कैसे देख रहे हैं बाजारों की, और क्या थोड़ी सी रिलीफ है, थोड़ा सा नीचे आना बाजारों का थोड़ा हेल्दी है अगर किसी को थोड़ी दूर की अगर सोचनी है तो? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। यही सवाल मुझे आज प्रातःकाल में
किसी एक चैनल ने पूछा था, तो मेरा सामने उत्तर था कौन फिच और कौन यूएस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी जो आदत है ना, उधार की बुद्धिमत्ता पे हम काम करते हैं, ये आदत हमें सुधारनी चाहिए। जी। किसी गोरे की बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए हम कहाँ पर है, हम कहाँ जा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम्म। मेरे ख्याल से हमारी समझ और बुद्धिमत्ता उनसे थोड़ी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2008 में जो कांड हुआ था वो भारत में नहीं हुआ था, वो अमेरिका में हुआ था, जिसे हम लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो मैं ज्यादा तवज्जो, अहमियत या फिर अंग्रेजी का शब्द वेटेज, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं देता हूँ। मैंने काफी सालों पहले गोरों की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करें। अब आते हैं बाजार के ऊपर और आपके प्रश्न के ऊपर। तो कमोवेन दिग्गज कंपनियां जो आनी थी आ चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजों को आंकड़े लेकर के जो आएंगे, और ज्यादातर आपको अब ब्रॉडर मार्केट यानी कि थोड़ी बहुत मिड कैप्स और ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनियां नतीजे लेकर के अभी आएगी, जो भी बाकी है अभी पहली तिमाही का समय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि छोटी जो कंपनियां हैं वहां से नतीजों के आंकड़े में थोड़ा बहुत सुधार देखने मिले, ताकि जो मूल्यांकन है वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्मॉल कैप समय से पहले आगे दौड़ जाता है और फिर नतीजे आते हैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि थोड़ी बहुत सकारात्मक आंकड़े देखने मिले स्मॉल कैप यूनिवर्स में। ये जो करेक्शन है, तो आपने 400 अंक की बात की अभिषेक। मेरा सामने आपसे ये सवाल होगा कि ये 400 अंक की गिरावट कौन से बेस पे आई है? 19,991.85 का सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहां से हमने 400 पॉइंट की गिरावट देखी है। तो अगर आप प्रतिशत में इसको देखेंगे, तो आपको ज्यादा भारी भरकम गिरावट नहीं लगेगी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जब भी गिरावट की बात करते हैं, तो आप प्रतिशत में देखें। मेरे ख्याल से मुश्किल से 2% के आसपास की गिरावट होगी। और अगर आपके पास 2% की गिरावट झेलने की क्षमता नहीं है शेयर बाजार में, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, शेयर बाजार सभी जोखिम के अधीन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानिक स्तर पर। तो और ये बात भी वास्तविकता है कि शेयर बाजार सबसे ज्यादा रिटर्न खड़े करके देता है अगर आपने निवेश सूझबूझ, समझ, बुद्धिमत्ता के साथ अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए किया होगा। ये मौका जो हम देख रहे हैं आज, करीबन 19,570-80 का स्तर है, ये खरीदारी का बहुत बेहतरीन मौका है, ये भी जरूर। बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का समय हो। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल जो है वो बाज़ार पर एक दबाव नज़र आ रहा है, लेकिन जिस फिच की तमाम थ्योरी की बात की जा रही है, वो वहाँ पर घरेलू बाज़ार में भी उस तमाम थ्योरीज़ को फ़िलहाल हमारे एक्सपर्ट खारिज करते हुए, उसके प्रभाव को नकारते हुए। चलिए, अब सवालों का सिलसिला हम ज़रा शुरू करेंगे और फेसबुक के ज़रिए कंचन सैनी ने हम तक अपना सवाल पहुँचाया और इनका सवाल है, इनके पास LIC के 15 शेयर हैं, 904 के लेवल पर इन्होंने लिया है। IPO में ये लगता है उनका लगा हुआ है स्टॉक का। चलिए, कपिल बताएं क्या करना चाहिए LIC में? जी, LIC इंश्योरेंस, राइट? हाँ जी, तो LIC इंश्योरेंस में बेसिकली हमने पिछले काफी दिनों में एक इंश्योरेंस सेक्टर्स में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स में काफी अच्छी मोमेंटम तो देखी हुई थी। उसके चलते हुए LIC में भी कुछ एक अपने बॉटम से एक रिवर्सल तो हमने देखने में मिला ही हुआ है। जो उसके पहले के 2 पड़ाव थे, जो जहाँ पे हमें 640 का लेवल था, जहाँ पे प्राइसेस का कुछ एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली थी, अभी वो पड़ाव के यहाँ पे आ गया है। अब कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, और नीचे में जो इसका बेस कहाँ न कहाँ पे बना हुआ था, वो कहाँ न कहाँ पे 610 के यहाँ पे बना हुआ है। तो 610 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को होल्ड करना बनता है, और एक बार 650 के ऊपर कंफर्टेबली ये स्टॉक सस्टेन करने लग जाता है, तो चांसेस है कि थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट ऊपर देखने मिले 680 तक की। ठीक है, तो ये है व्यू LIC पर। अब अगले दर्शक को भी शामिल करते हैं और हमारे साथ मेरठ से कुलदीप जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। कुलदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैंने INX के 40 शेयर खरीदे थे 417 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको हल्का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट भी है। हालांकि आपने जिस लेवल पर एंट्री की उससे तो स्टॉक
ऊपर है, लेकिन आज देखिए स्टॉक में 4% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक डिप आया, इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि निश्चित तौर से एक रिकवरी भी नज़र आ रही है आयन एक्सचेंज में, बट लॉन्ग टर्म नज़रिया है। गौरांग जी, आपसे सवाल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आयन एक्सचेंज क्या सही चुनाव है इनका, या फिर जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए और दूसरा कोई स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? देखिए, पहले तो मैं इस पर सीधे सीधे राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये कंपनी जो क्षेत्र से जुड़ी हुई है वहां पर तुलना करने के लिए बहुत सारी कंपनियां नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य है कि ये वाटर ट्रीटमेंट और वाटर प्यूरिफिकेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, और जिस प्रकार से पानी की किल्लत को लेकर के सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व भर में आने वाले समय में जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जाएगी। तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत है, ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई दो प्रश्न नहीं है जिसका कोई नकारात्मक सा समय आया है इस कंपनी को लेकर के। कंपनी अच्छी है और मजबूत है। अगर कोई दूसरा विकल्प ढूंढना है आपको, तो मेरी राय में आपको सरकारी बैंक, जो हमें काफी अच्छी लगती है वित्तीय क्षेत्र, वहां पर आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को पसंद कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी भी काफी अच्छी, सक्षम और मजबूत है। सीधे सीधे राय मैं नहीं दे पाऊंगा आयन एक्सचेंज पर। ओके, तो आयन एक्सचेंज आप चाहें तो बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स भी बेहतर नजर आए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यहाँ पर भी आपका पैसा बन सकता है लंबे समय के लिए, अगर आप होल्ड करते हैं तो। दौर चल रहा है और बीकाजी फूड्स के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ ऋषभ जैन और सीईओ मनोज वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और नतीजों को अगर हम देखें उस पर एक नज़रिया मैनेजमेंट से इस वक्त ले रहे हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है मनोज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो ग्रोथ है आपकी, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ का है, जो कि 15% है। क्या हम इसके आगे भी FY24 में भी सस्टेन करने की उम्मीद करें? ये साल पिछले कई सालों से थोड़ा सा अलग है, जिसमें कि ग्रोथ इज मोर ऑफ वॉल्यूम ड्रिवन, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि एक्चुअली कैटेगरी ग्रोथ है। वॉल्यूम, अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है वो एक्चुअल ग्रोथ है। वैल्यू से ग्रोथ आना इज मोर राइडिंग ऑन इन्फ्लेशन। तो इस साल हम जो देखते हैं और जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो ये कि इस साल ये वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ विल बी इन लाइन टू ईच अदर। ठीक है। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब बातचीत हो रही थी या फिर आपने जो अपने गाइडेंस भी दिए थे कि आप 20% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे थे, वो 15% पर आया है। क्या आपको लगता है कि जो 20% का लक्ष्य आपने रखा था वो अभी आप उसको हासिल कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा संशोधन करेंगे इसमें आप? हम लोगों ने क्लोज टू, हमारा जो टारगेट था वॉल्यूम में, हम 16 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ प्लान कर रहे थे इस साल के लिए। वैल्यू ग्रोथ जरूर, मार्केट में जितने रॉ मटेरियल प्राइस है वो थोड़े सॉफ्ट हुए, तो हमने प्राइस कट लिए हैं, कुछ पास ऑन किया है, तो वैल्यू ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल टारगेट वॉल्यूम में था वो 16 से 18% था, जो हम लोग ऑन ट्रैक, तो हम टारगेट वही कर रहे हैं। मनोज जी, मार्जिन को लेकर आप सवाल होगा। पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि मार्जिन जो है आपके वो 13% के आसपास ही बरकरार हैं, जो कि तारीफ के काबिल है। पिछले काफी क्वार्टर से हम देख रहे हैं मेंटेन है। आप बता सकते हैं किस वजह से मार्जिन को ये सपोर्ट मिल रहा है, और आने वाले समय के लिए भी क्या इन्हीं लेवल्स पर मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे? हम ये देखें कि जो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर वो वन ऑफ द वर्स्ट क्वार्टर था, और ट्रिमेंडस प्रेशर था नो प्राइसिंग का, कमोडिटी प्राइसेस का, इन्फ्लेशन पीक पे था। तो उस दौरान कंपनी ने क्या किया कि कुछ तो एफिशिएंसीज अपनी इंप्रूव की कि हम क्या कर सकते हैं कि ताकि वो सारी कॉस्ट कंज्यूमर को ना पास करें, हम अंदर ही अपनी एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करें। तो इन कोर्स ऑफ लास्ट 3-4 क्वार्टर हमने वो इंप्रूव किया, एंड ऑल्सो ये कमोडिटी प्राइसेस भी काफी सॉफ्टन हुई हैं। इस वजह से हम ये डिलीवर कर पाए, और हम प्रीटी कॉन्फिडेंट भी हैं कि ये आगे मेंटेन भी कर पाएंगे। जी मनोज, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए काफी आपका ना
थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये, और इसमें छोटे छोटे प्लेयर बहुत सारे हैं, अनऑर्गेनाइज का मार्केट कहीं ज़्यादा बड़ा है। आप ये बताइए कि अगर यहाँ से आपको अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या कुछ नई प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप एंटर कर रहे हैं ताकि थोड़े से मार्जिन वाली जो स्थिति है ना उसको और बेहतर किया जा सके? ठीक है, तो पहला प्रश्न का जवाब देते हुए आपने कहा हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो रीजनल और लोकल प्लेयर्स हैं, उनका जो मसल होता है वो प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस इन द उस लोकल एरिया में। हम जिस तरह से जो मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स को लिवरेज करके, अमिताभ बच्चन जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका जिस जिस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ज्यादा है वो करके, तो एक तो हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस, दूसरा हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन मसल भी हम एक्सपैंड जिस तरह से कर रहे हैं। हमने अभी ये रिजल्ट्स में भी बताया कि इस पिछले एक क्वार्टर में हमारी सेल्स टीम ने करीब 13,000 आउटलेट्स डायरेक्टली रीच में अपने फोल्ड में लिए बढ़ाए हैं इस एक क्वार्टर में, और हमारा टारगेट है कि हम ये जो साल एंड करेंगे विल बी एट अबाउट 2.4 लाख आउटलेट्स हम डायरेक्टली कवर करेंगे। पिछले एक साल में अगर हम देखें, हमने रीच के हिसाब से, नीलसन डेटा के हिसाब से हमने 1 लाख दुकानों पे अपनी पहुंच बढ़ाई है। तो ये तो हमारा एफर्ट्स है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, जाके जो कि हमें ये बिजनेस ग्रोथ देगा। आपका दूसरा प्रश्न के नई कैटेगरीज, तो एक फ्रोजन कैटेगरी है जो कि हम एक्सपोर्ट्स में आज भी करते हैं, और इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में फ्रोजन कैटेगरी एक सबसे बड़ी कैटेगरी के रूप में है। अभी तक हम उसको खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते थे, आउटसोर्स करते थे। बहुत जल्द, मतलब इस साल के एंड तक हमारी ये अपना यूनिट फैक्ट्री स्टार्ट होगी, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक नया डायरेक्शन और नई अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है मनोज जी और ऋषभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, खास बातचीत के लिए, और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। और चलिए और गहरा गई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि 19,550 के आसपास आ गया है निफ्टी, 172 अंकों की भारी भरकम गिरावट। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद फिच की रेटिंग हटाने का अमेरिका का कोई खास असर ना पड़े, लेकिन कहीं ज़्यादा असर हम भारतीय बाजारों पर देख रहे हैं। तो इसको जरा फिर से एसेस करेंगे, समझेंगे, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर भी बाजार के लिए है, वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक। आज वर्चुअल बैठक होगी, बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बैठक का एजेंडा क्या है, किन चीज़ों पर विचार होगा, ये बताने के लिए प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए आज क्या रहेगा फोकस में? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, और ये बैठक मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग के मसले पर बुलाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बैठक में जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला किया था कि चाहे किसी भी कैटेगरी के ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ चांस हो, उसके ऊपर यूनिफॉर्म 28% जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा, वो भी फुल फेस वैल्यू के ऊपर। पर जीएसटी काउंसिल ने इस बात पर स्पष्टता नहीं दी कि आखिर फुल फेस वैल्यू का निर्धारण जो है वो कैसे होगा। उसकी वजह से सरकार के भी मन में दुविधा है, और जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी संपर्क किया है कि आखिर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो एंट्री लेवल पर होगा या एवरी बेट पर होगा, इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। लिहाजा इस मसले पर आज चर्चा होगी, और जीएसटी काउंसिल जो है 28% जीएसटी फुल फेस वैल्यू पर कैसे निर्धारण होगा, उसका फ्रेमवर्क जो है वो तय कर सकती है। साथ ही साथ सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक वाइडर डेफिनेशन को मंजूरी दे सकती है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो एक कैटेगरी है उसको शामिल किया जाएगा ओवरऑल फ्रेमवर्क के तहत, जिसमें अगर कोई प्लेयर मनी डिपॉजिट करता है या डिजिटल असेट है या टोकन है, उन सब को ऑनलाइन मनी गेमिंग के दायरे में लाने पर चर्चा जो है वो की जाएगी। एक और अहम मसला है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं और वो प्रस्ताव में शामिल है, वो है जो विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐप्स हैं, उसका ट्रीटमेंट आखिर कैसे हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रस्ताव के हिसाब से जीएसटी काउंसिल जो है ऐसे विदेशी जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, उनके लिए जरूरी कर सकता है कि उन्हें देश के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। साथ ही साथ उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने का भी प्रस्ताव है, और जो भी दूसरी कानूनी बाध्यताएं हैं जो कि डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लागू है, वो विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू किया जाएगा। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है आज जीएसटी काउंसिल के सामने है, और हमें जानकारी मिल रही है कि काउंसिल बैठक के बाद इस पर सफाई जारी करेगी। बिल्कुल, तो 4 बजे ये बैठक होगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर यहाँ पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, इसके चलते हम नज़ारा टेक जैसी कंपनियों पर नज़र रखें, उस पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और अगला सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर हमें आया है चंडीगढ़ से गोपाल सिंह जी का। अनूप इंजीनियरिंग का स्टॉक है इनके पास, 42 शेयर 660 पर इन्होंने लिया हुआ है। ये देखना होगा यहाँ पर कब की खरीद है। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है, लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को और शानदार तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर 10 मार्च 2023 के बाद से मार्च 2023 के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक तेज़ी लौटी और शानदार गेन इस वक्त इनको स्टॉक में हो रहा है। गौरांग, आपसे समझना चाहेंगे अनूप इंजीनियरिंग कैसी लग रही है आपकी कंपनी? ये जो तेज़ी दिख रही है अभी भी और बने रहें स्टॉक में और तेज़ी के लिए, या फिर निकल जाए मुनाफा लेकर? क्षमा चाहूंगा, इस स्टॉक को हम कवर नहीं करते तो हमारे लिए विशेष रूप में टिप्पणी करना मुश्किल होगा। ठीक है कपिल, आप सजेस्ट करिए। अनूप इंजीनियरिंग में जो शानदार तेज़ी हमने देखी और इनकी होल्डिंग भी काफ़ी समय से है, आप क्या सुझाव देंगे? अभी जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाएं या फिर और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? बेसिकली जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग स्टॉक्स से देखते हैं तो अनूप इंजीनियरिंग में और जो इसके पीयर स्टॉक्स है वहां पे भी ओवरऑल हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई है। और जिस बेसिकली ये मोमेंट हमें ऑलमोस्ट अप्रैल महीने से लगातार देखने मिल रही है। और अप्रैल महीने से अभी तक के जो एक टेक्निकल सीक्वेंस में यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर बार वो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे आता है और वहां से हमें बाउंस देखने मिलता है। तो इस स्टॉक को नो डाउट होल्ड करना चाहिए क्योंकि अभी तक कोई बेरिश रिवर्सल साइन भी नहीं देखने मिल रही है और सेक्टर का जो टेल विंड है तो वो उसके पीछे है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये स्टॉक को बिल्कुल बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और नीचे में इसका कहाँ ना कहाँ पे जो मूविंग एवरेज को हम ट्रैक कर रहे हो जो काफी टाइम से एक ट्रेंड नेविगेटर की तरह काम कर रही है, उसकी वैल्यू और प्राइस के लेवल्स कुछ आ रहे हैं 1970 के यहाँ पे। तो स्टॉक को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 1970 के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है अनूप इंजीनियरिंग पर कपिल जी की राय। चलिए अब एक और खास सेगमेंट तैयार है, ऑप्शन के चैंपियन। और ऑप्शन की दुनिया में कहाँ कमाई के मौके बन रहे हैं, एंजल वन की स्नेहा सेठ ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी नजर कहाँ है? अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आई बिलीव टीवीएस मोटर ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली 20 EMA के ऊपर चल रहा है और रिसेंटली एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर दिखा था, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंसोलिडेशन निकल सकता है उसके ऊपर और 1400 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि 1400 की जो कॉल है वो लॉन्ग करें। अराउंड 34-36 के लेवल्स पे आपको बाई करना है। इसमें स्टॉप लॉस आपका अराउंड 21 तक का रहेगा, टारगेट इसमें 59 तक के रहेंगे। और अगर आप देखें तो उसका जो मैक्सिमम लॉस एज पर स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 10,500 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 16,100। ठीक है, तो टीवीएस मोटर 1400 की कॉल 34 से 36 रुपए पर खरीदें। लक्ष्य जो है वो 59 रुपए का, स्टॉप लॉस 21 रुपए, अधिकतम मुनाफा 16,100 तक का, अधिकतम नुकसान 10,500 तक का। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक दर्शक हैं संदीप जो कि पंजाब से हैं। संदीप गुड मॉर्निंग, पंजाब में कहां से हैं आप और पूछें अपना सवाल। संदीप आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है उनका जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई है। सवाल हालांकि उनका है हमारे पास। TTML के इन्होंने 500 स्टॉक लिए हैं, 85 रुपए के लेवल पर लिया हुआ है। फिलहाल थोड़े नुकसान में है। तो टाटा टेली के इन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं। चलिए गौरांग जी आपसे ही राय लेते हैं, टाटा टेली पर क्या नजरिया होगा? प्रशांत, ऐसी कंपनियों को हम कवर करते नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों को बताना ये चाहूंगा कि आप कौन से शेयर में निवेश करते हैं उसके बारे में जानकारी ले लें। जहां तक मेरी जानकारी है इनका एक समय पर सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब पूर्ण तरीके से वो सब सेवाएं जो उपलब्ध कराती थी वो बंद हो गई है और कामकाज को लेकर के मेरे ख्याल से ज्यादा बाजार में जानकारी लोगों को है नहीं। और ये स्टॉक ऐसा है जो 5-10% ऊपर सर्किट लगता था एक समय पर और 5-10% नीचे सर्किट लगता है। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ठीक है।
टाटा टेली को लेकर ये व्यू, क्योंकि हमने देखा था कि ये शेयर 10 रुपये से नीचे का था और क्या ज़बरदस्त रफ्तार लगाई थी, 350 रुपये के आसपास तक भाव गया था, लेकिन वहाँ से जो हश्र होना था वो हुआ भी और अब 78 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। केतन का सवाल लेंगे मुंबई से, और ये आया है सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास, और इनके पास ये लॉयड स्टील के 925 शेयर 21 रुपये 50 पैसे के भाव पर 5,61,290, ये है मुनाफे का आंकड़ा। केतन अगर हमारे साथ जुड़े होते तो उनको हम ढेर सारी बधाइयां देते, जिनका जितना उनको मुनाफा उसके अनुपात में हम बधाई देते, और पूछते कि आखिर इतना पेशेंस, धैर्य कहाँ से आया। आपसे जानना चाहेंगे गौरांग सर लॉयड स्टील के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल हमने शेयर को चलते हुए देखा है, और लेकिन इनकी खरीद तो उनके भाव से तो ना जाने कितना गुना हो गया। अब आपकी राय क्या है और कंपनी पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? गौरांग सर, आपके लिए सवाल है सर। ये क्षमा चाहूंगा, मैंने आपका कुछ आवाज नहीं आई थी हमारे। फिर से अभी देखिए अभिषेक, शेयर बाजार में अगर आप पैसे लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं ताकि आपके जो निवेश है उसके ऊपर आपको मुनाफा हो। और हमारे हिसाब से अगर आप हमें पूछे तो अगर आपको 15-20% का मुनाफा शेयर बाजार में दर साल होता है और आप अगर उससे संतुष्ट है तो आपको मुनाफा समेटना चाहिए। मैं राय विशेष रूप में इस कंपनी पर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में भी जानकारी अगर आप पब्लिक डोमेन में ढूंढने जाएंगे तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी नहीं। क्षमा चाहूंगा, इस कंपनी को हम ट्रैक नहीं करते, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को संतुष्ट होना चाहिए अपने मुनाफे को लेकर के और ज्यादा लालच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेके निकल जाए, क्योंकि मेटल कंपनी है, वॉलेटाइल रहती है, सिक्लिकल इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स के चलते यहाँ पर उतार चढ़ाव बना रहता है। तो जो भी आपको मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए, कुछ कैपिटल तो अपने हाथ में रख ही ले, ये राय आपको इस वक्त दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, और बंगलुरु से हमारे साथ विनेश पांचाल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। विनेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। अच्छा, ये रेमंड का जो शेयर है मेरे पास 1100 रुपये के भाव का, क्या करना है? जी ठीक है, समय दे सकते हैं आप रेमंड को? हाँ, दे सकता हूँ। ठीक है, कपिल क्या सलाह देंगे रेमंड में? अब अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? इन्होंने भी काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की और मुबारकबाद देना चाहिए, काफ़ी शानदार मुनाफा भी हो रहा है इनको इस स्टॉक में, बट नेक्स्ट लेवल आप क्या वॉच करेंगे रेमंड के लिए? 1870 पर तो अभी कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। जी, रेमंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी अच्छा ही रहा हुआ है, और कोविड के टाइम के बाद की जो बॉटम बनी थी वो कहाँ ना कहाँ पे 200 रुपए की बनी थी, और यहाँ पे अभी 1800 के लेवल के यहाँ पे आ गया है, और वन साइडेड रैली हमें देखने मिली हुई है, और अभी भी कोई साइन ऑफ एक्सर्शन नहीं देखने मिला हुआ है, क्योंकि जो भी उसके अभी के जो लेवल्स बने हुए हैं उसके पहले थोड़ा सा प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये बनता है कि पहले की रैली जो थी वो कहाँ ना कहाँ पे डाइजेस्ट हो चुकी है, और यहाँ से फ्रेश अपसाइड मोमेंटम अनफोल्ड हो रही है। तो रेमंड स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कोई एक्सर्शन साइन नहीं है, और जैसे ही उसके रियलिटी सेक्टर में वेंचर भी हुआ था, और अब हम देख भी रहे हैं कि रियलिटी का मल्टी डिकेटल कुछ ब्रेकआउट्स भी हमें देखने मिल रहे हैं, तो उसके चलते हुए स्टॉक पे होल्ड की ही राय रहेगी, और इसके इमीडिएट सपोर्ट या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हमें रखने होते हैं तो 1870 पे है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से नीचे के लेवल के आएंगे, क्योंकि काफी अच्छा सा एक्सटेंशन देखने मिला हुआ है, तो 1600 के लेवल के यहाँ पे, क्योंकि उनकी अवधि भी बहुत बड़ी रही हुई है, तो 1600 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, रेमंड को लेकर ये व्यू। रेमंड ने काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखाई है, आज थोड़ी सी कमज़ोरी है, लेकिन बाजार को देखिए, बाजार में जो घबराहट है, जो नर्वसनेस है, हालांकि ये बात सही है कि अगर आप बेस के आधार पर देखेंगे तो 1% की गिरावट को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों से बहुत मुश्किल 2.5 से 3% नरम हुए हैं बाजार, लेकिन आज इंट्राडे में ये कमज़ोरी ज़रूर बढ़ रही, जहां पर अब खुले और जहां से बाजार अब नीचे का ट्रेड कर रहा है। 200 अंक टूट गया है निफ्टी, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 700 अंकों के आसपास की गिरावट है, और निफ्टी बैंक में करीब 550 से 600 अंकों के आसपास की कमजोरी है। पूरा का पूरा एशियाई बाजार आज आपको लाल रंग में रंगा दिखाई देगा, वहां पर कमजोरी है। कुछ बाजारों में करीब 2 से 2.5% के आसपास की कमजोरी है। मसलन जापान के बाजार निकाई जो उनका इंडेक्स है करीब 800 अंक टूट गया है, 2.25% कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स जहां पर कमजोरी ज़्यादा मतलब
होनी चाहिए इस खबर से, क्योंकि अमेरिकी इकॉनमी को लेकर चिंता जताई है फिच ने। वहाँ पर उतनी ज़्यादा चिंता नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में करीब करीब 100 अंकों के आसपास की कमजोरी है, 0.25% की नरमी है। S&P फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की कमजोरी है। तो उतनी ज़्यादा कमजोरी नहीं है, हम शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये बाजार में हमें दिख भी रही है। और अगर आप पिछले ट्रेंड को देखें, 2011 में जब S&P ने जब रेटिंग घटाई थी, जब AAA रेटिंग को जब डाउनग्रेड किया था और चिंताएं सेम थी, जो बोरिंग जो लिमिट थी उसको बढ़ाने को लेकर गतिरोध था, हालांकि वो सेटल हो गया था, लेकिन उसी चिंता के चलते रेटिंग जब घटी थी तो हमें अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट आते हुए हमने देखी थी 4-5% की। वो स्थिति नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली अभी स्थितियां बेहतर हालात में हैं। लेकिन एक निफ्टी पर जरा कपिल आप एक राय जरूर दीजिए, क्योंकि अब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है, 19,500 के आसपास अब निफ्टी है। आप ये बताइए कि यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाए, या फिर थोड़े बाजार स्थिर हों, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर हो तो कुछ करना चाहेंगे? जी, बेसिकली निफ्टी का जो हम 16,800 से लेके अभी तक का जो उसका चाल चली है, और इसमें से हमें 3 से 4 बार जो हमें करेक्शन देखने मिल रहे हुए हैं, हर एक 3 से 4 बार के जो करेक्शन थे वो इसके 21 डीएमए की मूविंग एवरेज को यहाँ पे स्थगित हो गए थे, और वहां पे हमें एक रिवाइवल देखने मिला था। तो ये इवेंट को अप्रैल में भी हुआ था, देन मई में भी हुआ है, और ये जून में भी हुआ है, और फिर से ये मार्केट करेक्शन करके एग्जैक्टली आज इसी मूविंग एवरेज के यहाँ पे चला हुआ है। तो नो डाउट एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। 19,550 को जो हम लेवल भी मेंशन कर रहे थे, वो यहाँ पे भी ट्रेड सेशन कर रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट मुझे एक 10 मिनट्स के चार्ट पे तो कुछ रिवाइवल साइन देखने मिलनी चाहिए। अगर 10 मिनट्स के चार्ट पे जहां पे मैं काफी शॉर्ट टर्म व्यू अगर लेता हूँ और 19,580 के लेवल्स मुझे क्रॉस करने हुए देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि जो इसके सपोर्ट लेवल है उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, और कुछ रिवर्सल साइन यहाँ पे हमें देखने मिल रहे हैं। तो 30 पॉइंट के लिए मैं एज अ कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, और 19,580 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर से मैं एक लॉन्ग का कॉल लूंगा, जो आज के दिन के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बाजार पर दबाव इस वक्त नज़र आता हुआ, निफ्टी 200 अंकों के करीब यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें 500 के ऊपर यहाँ पर जो है वो प्रेशर नज़र आता हुआ। चलिए, और इन सब के बीच ऑटो बिक्री के नंबर्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, और मारुति के नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव साहब। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप खासतौर पे मारुति की अगर जुलाई सेल्स की बात करें तो 1,80,000 यूनिट्स सेल हुई हैं। क्या हम उम्मीद करें कि ये मजबूती आगे भी नंबर्स के मामले में जारी रहेगी, क्योंकि कुछ मॉडरेशन हमको सुनाई दी डिमांड के मामले में? क्या आपका अनुभव क्या कहता है? क्या किसी तरह की कोई चुनौती फिलहाल नजर आ रही? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो रुझान हमने गुज़िश्ता 5-6 महीनों से देखे हैं, उसकी बुनियाद पे तो हम ये कह सकते हैं कि रुझान काफ़ी मुस्बत हैं, और वो हमें जुलाई के आंकड़ों में भी देखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले महीनों में भी ये रुझान जारी रहेंगे इसी तसलसल के साथ में। लेकिन आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त करी कि जो रिटेल है, जहाँ तक रिटेल का फ़रोख्त का सवाल है, वो 3,19,000 हुई थी, और वो अगर आप होलसेल से मुवाजना करें जो 3,52,000 थी, तो थोड़ी कम थी। ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिटेल होलसेल से अगर आप उसका मुवाजना करें तो कम थी, लेकिन गुज़िश्ता सालों से वो कंपेयर करें तो शायद ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। आपने देखा इस जो रवा माली साल है 23-24, उसमें हमने देखा अप्रैल के जो सेल हैं, जो फरोख्त है, वो सबसे ज़्यादा मतलब आला तरीन सतह पे थी। वैसे ही मई के सेल सबसे अच्छे थे, जून का सेल भी रिकॉर्ड सेल था, जुलाई का सेल भी रिकॉर्ड सेल था। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम आगे की जो ग्रोथ की जो आंकड़े हैं वो शायद बहुत बड़े नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल गुज़िश्ता साल में Q2 की जो सेल थी वो बहुत हाई थी, तो वो जो बेस इफेक्ट जिसको कहते हैं वो अब आ रहा है, और आगे आने वाले महीनों में यकीनन
सेल अच्छे होंगे, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से वो उस हवाले से अगर देखें तो वो शायद इतना बड़ा फिगर आपको नहीं दिखेगी। बिल्कुल। आपने आगे के स्टील बिक्री की बात की जिसमें कि आउटलुक आप बेहतर बता रहे हैं। अगर डिस्काउंट फ्रंट पर देखें तो हम देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों में जो डिस्काउंट है वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रही है और अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये जो डिस्काउंट कंपनियां दे रही हैं इसमें और बढ़त देखने को मिल सकती है? जी देखिए, जहाँ तक मेरा जाती अगर मैं अपना वो बताऊं अपना जो नजरिया है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्काउंट लेवल शायद इस सतह के ऊपर शायद नहीं जाए। काफी जो हाल फिलहाल हमने जो हाल में ही जो इजाफा देखा है छोटे गाड़ियों को लेके, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि जो गाड़ियों का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के नजर के उसके हिसाब से बहुत ज्यादा था। और वो जरूरी था करना, क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते हम बाकी मॉडल्स का उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। जुलाई से ये जो पस मंजर है वो थोड़ा सा उसमें तब्दीली आई है, और उसमें हमें ये देखने को मिला है कि हम बाकी मॉडल्स भी अब बना सकते हैं। लिहाजा अगर उस नज़र से देखें तो अब हम प्रोडक्शन का जो कंट्रोल है वो मॉडल वाइज बहुत बेहतर रहेगा पहले के मुकाबले। और यही वजह है कि हम आने वाले वक्त में मैं सोचता हूँ कि शायद वो ये डिस्काउंट लेवल इस सतह पे नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके नीचे रहेंगे या इतने ही रहेंगे। ठीक है शशांक जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसयूवी का जो मार्केट शेयर है लगातार बढ़ रहा है। 2018 में हम देखेंगे तो 18% के आसपास था, वो अब 40% के ऊपर आ गया है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में। आप ये बताइए, क्योंकि आपके भी बड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं 2024 के अंत तक, या फिर अगर FY24 मान लीजिए यहाँ तक ही सोचें अगर, तो आप मार्केट शेयर अभी कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं यहाँ से? जी देखिए, हमने ये पहले भी ऐलान किया है कि हमारा हदफ है कि ये जो रवा माली साल है 2023-24, उसमें हम एसयूवी में में भी मार्केट की जो हिस्सेदारी है उस लिहाज से हम अव्वल पोजीशन पे आना चाहते हैं। और हमने यही वजह है कि हमने 4 एसयूवीज मार्केट में उतारी हैं। ब्रेजा है, विटारा है, फ्रॉन्क्स है, जिमनी है, और इसके हमें अच्छे नतीजे भी मिले हैं। और इस कामयाबी को अगर आप देखें बाजार की हिस्सेदारी की नज़र से, तो आपको मैं बताता चलूं कि गुज़िश्ता माली साल यानी 22-23 में हमारा बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी में करीब 12.2% थी। Q4 जो लास्ट ईयर की जो तिमाही थी जनवरी से मार्च तक की, उसमें हमारा बाजार की हिस्सेदारी करीब 16.4% थी। ये बढ़ के जुलाई में अगर आप देखें तो हमारी बाजार की हिस्सेदारी 24.6% है, लगभग 25%। और जुलाई में हम एसयूवी के सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे आए, और हमें उम्मीद है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि साल के आखिरी तक हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे यानी मजमूई तौर पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम एक आला स्थान हमें मिल सके। और इसलिए हमें अच्छी प्रोग्रेस दिखने को मिल रही है, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में हम एसयूवी में भी अपनी बढ़त बना लेंगे। ठीक है शशांक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज मारुति की कारें जितनी चलाने में मज़ा आता है, उतना आपकी भाषा को सुनने में भी उतना ही आनंद आता है। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। तो मारुति के शेयर में दिखने की थोड़ी सी आज नरमी है, क्योंकि बाजार भी नरम है, और हालांकि फिर भी 9,646 रुपये के आसपास का भाव है। 10,000 रुपये के दरवाजे को मारुति खटखटा रहा है, लगातार ऊपर भी गया था। लेकिन एक जरा राय लेते हैं इस पर। कपिल, आप बताइए, मारुति यहाँ से इसके टेक्निकल सेटअप आपको कैसे लग रहे हैं?
में ही है। और इसका जब मंथली चार्ट में मैं देखता हूँ तो जो इसके 20 साल आई थिंक जो मैं हिस्ट्री मैक्सिमम हिस्ट्री जो फैच कर पा रहा हूँ ईयर 2000 से लेके अभी तक का एक बहुत ही शानदार चैनल बना हुआ है। और चैनल के एग्जैक्टली लोअर बैंड पे नहीं लेकिन लोअर बैंड के काफी करीबी भी आ चुका है। और स्टॉक का जो 4 से 5 साल का कंसोलिडेशन पैच था 7800 के लेवल पे यहाँ पे लगातार एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया था, तो उसके ऊपर भी पार हो गया है। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक 10,000 के यहाँ पे पेन है, क्योंकि जो उसके 10,000 के लेवल्स 2017-2018 में जो बने थे अभी वही लेवल पे यहाँ पे आ गया है। 10,000 10,300 के ऊपर जब ये स्टॉक जाता है तो टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओवरऑल ट्रैजेक्टरी फ्रॉम द पोजिशनल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो काफी बेहतरीन स्टॉक है एंड 19,300 का हम वेट कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आए टेक्निकली। ये भी लेकिन बाजार की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है और निफ्टी और सेंसेक्स में निफ्टी बैंक में 1% की गिरावट है। निफ्टी करीब करीब 200 अंक कमजोर हो चुका है और बाजार की आज की जो गिरावट है वो इंपोर्टेड है, वो आई है ग्लोबल बाजारों से। और आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमी आपको लगातार सतर्क कर रहे थे कि बाजार में अभी आपको संभल कर रहना है, बहुत हैवी पोजीशन नहीं बनानी है। और उन्होंने ये साफ साफ शब्दों में कहा था कि मौजूदा स्तर से जो करेक्शन आ सकता है और ये ट्रिगर ग्लोबल होगा और ये बात बिल्कुल सटीक साबित हुई है। आज 200 अंकों की भारी भरकम गिरावट, रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर बात करें तो अब 450 अंकों के आसपास की कमजोरी हो गई है। तो ET Now स्वदेश अगर आप देखते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए कि आपको जो भी सलाह दी जाती है उसके चांसेस होते हैं कि वो एक तरह से खरी होंगी, वहां पर आपको शक की सुबह की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और आज के सत्र में बाजार में हमें देखने को मिला है जिन स्तरों से बाजार चले थे, हमने देखा था कि एक रिकवरी की शुरुआत हुई थी, 800 के आसपास गए थे, फिर से आज गिरकर सेंसेक्स में और निफ्टी में 1% के आसपास की कमजोरी है। निफ्टी बैंक में भी गिरावट है और निफ्टी के 45 शेयर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो वीक सेंटिमेंट माहौल भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। और प्रशांत को इजाजत दीजिए और बहुत शुक्रिया गौरांग सर और कपिल आपका आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। नमस्कार।